Okay, so today what we are going to learn, let's start. What is happening here? You can see this slide and you can answer in chat box what is happening here. Yes, one of the person you can see who is जो कि एक साइकिल पे चला आ रहा है और उसके सामने एक गड्ढा आया और वो गिर गया, तो गिरने से उसे डेफिनेटली क्या आई होगी, चोट आई होगी। और जब भी हमें चोट या इंजरी आती है, लगती है, तो हमारे सेल जो होते हैं वो क्या होते हैं, डैमेज हो जाते हैं, हमारे सेल्स डैमेज हो जाते हैं। तो सेल्स जब डैमेज होते हैं तो सेल्स को रिपेयर किस तरह से किया जा सकता है? हाउ डू वाउंड्स हील? हाउ डू वाउंड्स हील? हाउ डू वाउंड्स हील? यू कैन सी पहले फिंगर में सेल डैमेज हुए हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो नए सेल्स जो डैमेज सेल हैं वो रिमूव हुए हैं और फिर जो नए सेल्स हैं उन्होंने अपनी जगह ली है। Now, the next question is, what is difference between prokaryotes and eukaryotes? What is difference between prokaryotes and eukaryotes? So we have already discussed in detail in the chapter number 4 what are prokaryotes and eukaryotes, and you can also see in the slide what is the major difference in the prokaryotes and eukaryotes. So the major difference which I want to discuss, pro mean without and you mean true, और कैरियो मीन न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट ऐसे जानदार हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता और यूकैरियोट ऐसे जानदार हैं जिनमें न्यूक्लियस पाया जाता है। तो जब रिप्रोडक्शन का फिनोमेना होता है तो सबसे पहले क्या होता है, न्यूक्लियस अपने आप को डिवाइड करता है। तो न्यूक्लियस की डिवीजन होती है और उसके बाद फिर साइटोप्लाज्म अपने आप को डिवाइड करता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं माइटोसिस। तो आज का जो हमारा लेसन है वो क्या है, माइटोसिस। आज का जो हमारा लेसन है वो क्या है, माइटोसिस। तो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं माइटोसिस के हवाले से कि माइटोसिस का पहला फेज प्रोफेज, दूसरा प्रोमेटाफेज, उसमें कुछ फंक्शन होंगे, और फिर तीसरा फेज जो है मेटाफेज है जो कि उसी की कंटिन्यूएशन है प्रोमेटाफेज की, और थर्ड फेज एनाफेज है, और फोर्थ फेज जो इसके बाद है वो टीलोफेज है। और यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद हम जो लास्ट में सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो आपस में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है दो हाफ्स में, और उसको हम क्या कहते हैं, सेल माइटोसिस। सो ये सारे प्रोसेसेस, सारे फेजेस आज हम देखेंगे आज की स्लाइड्स में, आज के लेक्चर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माइटोसिस को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि माइटोसिस को डिस्कवर किसने किया था और किसने इसको डिफाइन किया था। माइटोसिस को किसने डिस्कवर किया था? जर्मन साइंटिस्ट वॉल्टर फ्लेमिंग ने। In 1880, a German biologist Walter Fleming observed that in a dividing cell, nucleus undergoes a series of changes, जिसको उसने क्या नाम दिया था? माइटोसिस का नाम दिया था। तो सेल जब डिवाइड हो रहा होता है तो न्यूक्लियस जो है अंडरगोज वेरियस चेंजेस।
जैसे कि मैंने पहली स्लाइड में बताया कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ये सारे के सारे फेजेस जो हैं न्यूक्लियर डिवीजन के हैं, जिसको हम फर्दर डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो डिस्कवरी ऑफ माइटोसिस किसने की थी, क्या याद रखना है हमें, 1880 में वॉल्टर फ्लेमिंग ने ये डिस्कवर किया था, और उसने पहली दफा बताया था कि जो न्यूक्लियस की डिवीजन है वो क्या है, माइटोसिस है। Now the next point is, what is the areas where mitosis occur or occurrence of mitosis। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि दो तरह के सेल्स होते हैं, बेसिकली दो तरह के सेल होते हैं, जिनमें एक में जिनमें न्यूक्लियस मौजूद होता है और दूसरे में न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो माइटोसिस सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में होती है, और इसका आंसर, इसकी डेफिनेशन जो वॉल्टर फ्लेमिंग ने दी थी उसमें ही हमें मिल जाता है, क्योंकि माइटोसिस में सीरीज ऑफ इवेंट होते हैं जो न्यूक्लियस में चेंजेस आते हैं, जबकि प्रोकैरियोट में बकायदा न्यूक्लियस होता ही नहीं है, इसलिए उनमें माइटोसिस नहीं होती। तो बैक्टीरिया वगैरह में माइटोसिस नहीं होती। माइटोसिस कहाँ पे होती है, सारे यूकैरियोटिक सेल्स में। दूसरा पॉइंट इसका, माइटोसिस अकर इन सोमैटिक सेल्स। देर आर टू काइंड ऑफ सेल इन आवर बॉडी। यूकैरियोटिक में भी दो तरह के सेल होते हैं, एक सोमैटिक सेल्स होते हैं और दूसरे जर्म लाइन सेल्स होते हैं। सोमैटिक सेल जो बॉडी के सेल्स हैं, जितने भी बॉडी सेल्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सोमैटिक सेल्स। और जो जर्म लाइन सेल्स हैं, जैसे कि एग और स्पर्म वगैरह, जो कि जेनेटिक मटेरियल को मॉडिफाई कर सकते हैं और नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर होते हैं, उनको हम जर्म लाइन सेल कहते हैं। सोमैटिक सेल जो होते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफॉर्म नहीं होते। इज इट क्लियर? तो ये बात भी गौर से सुनने वाली है कि माइटोसिस सिर्फ और सिर्फ किन में होती है, सोमैटिक सेल में। पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया, माइटोसिस जो है यूकैरियोटिक सेल्स में होती है। दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया है, माइटोसिस जो है सोमैटिक सेल्स में होती है। और थर्ड पॉइंट है, माइटोसिस जो है प्रोकैरियोट्स में नहीं होती। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं, बैक्टीरिया वगैरह जो प्रोकैरियोट्स हैं, जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, उनके अंदर माइटोसिस नहीं होती। इज इट क्लियर? और फोर्थ पॉइंट है, प्रोकैरियोट अंडरगोज बाइनरी फिजन। अगर प्रोकैरियोट्स में माइटोसिस नहीं होती तो फिर क्या होता है, उनमें जो है बाइनरी फिजन होती है। और बाइनरी फिजन क्या है, ये भी माइटोसिस की तरह का एक प्रोसेस है, लेकिन क्योंकि इसमें न्यूक्लियस डिवाइड नहीं होता तो इसलिए इसे हम माइटोसिस नहीं कहते। ये आप अपनी बुक में भी नीचे टेबल बना हुआ है, उसमें भी इसका आंसर है कि व्हाई प्रोकैरियोट्स डू नॉट अंडरगो माइटोसिस। ये किसने अपना माइक जो है शेयर किया हुआ है? ओके, now the next point is phases of mitosis. What are the phases of mitosis? There are two major phases of mitosis. In this slide, you can clearly see there are two phases of mitosis. First is karyokinesis and second is cytokinesis. पहला कैरियोकाइनेसिस है, दूसरा साइटोकाइनेसिस है। कैरियोकाइनेसिस में हम इसको जो समझ सकते हैं कि कैरियोकाइनेसिस ड्राइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, कैरियोस एंड काइनेसिस, and cytokinesis also derived from two Greek words, cyto and kinesis. So karyokinesis is division of nucleus. Karyokinesis is division of nucleus, while cytokinesis is division of cytoplasm. Karyokinesis further can be divided into four phases: prophase, metaphase, anaphase, and telophase. And
Karyokinesis can be discussed under two headings, in plants and in animals. So here is the karyokinesis. What do you mean by karyokinesis? As I told you, karyokinesis derived from two Greek words, karyos and kinesis. Karyo mean nucleus and kinesis mean division. So collectively, karyokinesis is known as division of the nucleus. Collectively, combinedly, we can say karyokinesis is the division of nucleus. And you can see in the diagram also, okay, first of वन सेल इज प्रेजेंट, तो एक सेल में एक न्यूक्लियस मौजूद है, तो जब वो डुप्लीकेट हो रहा है तो उसका पहले एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन रहे हैं. तो karyokinesis is a complete process of duplication of the nucleus, and it is further divided into four phases. You can see in the diagram: prophase, metaphase, anaphase, and telophase. These all four phases are the nuclear division phases. So they are known as karyokinesis. So first phase of karyokinesis is prophase. Prophase, the genetic material in nucleus is in a loose thread-like form. प्रोफेज को हम कैसे करेक्टराइज कर सकते हैं कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है, जो कि क्रोमोसोम है या फिर डीएनए है, वो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि वो क्रोमाटिन की सूरत में है. तो क्रोमाटिन जो है लूज थ्रेड लाइक फॉर्म स्ट्रक्चर है, जिसको हम जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा तो देख नहीं सकते. क्रोमाटिन मटेरियल तभी विजिबल है, तभी हम इसको देख सकते हैं जब सेल डिवाइड होता है. तो सबसे पहला जो काम होता है माइटोसिस में, न्यूक्लियर डिवीजन में, प्रोफेज के दौरान, कि जेनेटिक मटेरियल जो कि लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमाटिन की शक्ल में है, वो कंडेंस होता है, अपने आप को हाईली ऑर्डर्ड फॉर्म में लेके आता है, जो कि आप डायग्राम में देख सकते हो, क्रोमोसोम की सूरत में आ जाता है, कंडेंस्ड क्रोमोसोम की सूरत में है. तो अनकंडेंस्ड क्रोमाटिन बिकम कंडेंस्ड. पहला पार्ट जो है, पहला पॉइंट प्रोफेज का जो है वो क्या है कि क्रोमाटिन मटेरियल जो अनकंडेंस है वो किस फॉर्म में आ रहा है, कंडेंस्ड फॉर्म में आ रहा है. और दूसरा पॉइंट है कि जेनेटिक मटेरियल हैज ऑलरेडी डुप्लीकेटेड इन द एस फेज. हमने एस फेज, सिंथेसिस फेज जो है इंटरफेज में पढ़ा था, और उसमें हमने पढ़ा था कि उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि एक क्रोमोसोम जो है अपने आप को डबल डुप्लीकेट करता है और वो 2 डॉटर क्रोमोसोम्स में चेंज हो चुका होता है. ठीक है, तो genetic material has already duplicated in S phase. So each chromosome made of 2 sister chromatids bound together with the same centromere. तो प्रोफेज के दौरान एक क्रोमोसोम डुप्लीकेट होता है और दोनों सिस्टर क्रोमाटिड जो हैं आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं सेम पॉइंट ऑफ अटैचमेंट के साथ, जिसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमेयर. So this is the second point of prophase. Third point of prophase is each chromosome also has kinetochore at centromere. You can see in the diagram कि ये जो central part है, ये जो black outline से मैंने central region outline दिया है, इसमें आप देख सकते हो कि ये points जो है ये एक प्रोटीन इसमें मौजूद है जिसको हम क्या कह रहे हैं, किनेटोकोर. किनेटोकोर प्रोटीन क्या है? किनेटोकोर इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर दैट इज द पॉइंट वेयर स्पिंडल फाइबर अटैच. ये वो प्रोटीन है जहां पे स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं आके, और स्पिंडल फाइबर जो हैं जब स्ट्रेच होंगे तो वो डॉटर क्रोमोसोम को एक दूसरे से अलग करेंगे. अब स्पिंडल फाइबर क्या है, नेक्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस करते हैं.
सी I have already told you कि एनिमल सेल में you can see in the diagram एनिमल सेल में न्यूक्लियस के बाहर ये दो सेंट्रोसोम पड़े हैं, इनको सेंट्रियोल्स भी कहते हैं और सेंट्रोसोम भी कहते हैं। तो देयर आर टू सेंट्रियोल्स क्लोज टू द न्यूक्लियस और ईच सेंट्रियोल डुप्लीकेट एंड thus two daughter centrioles are present in the cell। जब वो प्रोफेज में एंटर होता है तो उसके अंदर पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स मौजूद हैं, टू पेयर ऑफ सेंट्रियोल मौजूद हैं। अभी ये पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स का क्या काम है, यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए कि बोथ सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल माइग्रेट टू ऑपोजिट पोल। दोनों सेंट्रियोल जो हैं डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ऑपोजिट पोल में मूव कर रहे हैं और दे गिव राइज द माइक्रोट्यूब्यूल। ये ट्यूबुलिन प्रोटीन को जोड़ते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में मौजूद है, और उस ट्यूबुलिन प्रोटीन को ज्वाइन करके माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाते हैं। और इन माइक्रोट्यूब्यूल्स को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, इन माइक्रोट्यूब्यूल्स को हम क्या कलेक्टिवली क्या कहते हैं, स्पिंडल फाइबर्स। तो स्पिंडल फाइबर कैसे क्या है और कैसे वजूद में आ रहे हैं कि स्पिंडल फाइबर एक्चुअल में माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन को ज्वाइन करने से बनाए जा रहे हैं बाय द सेंट्रियोल्स जो कि न्यूक्लियस के बाहर मौजूद हैं। तो दोनों सेंट्रियोल ऑपोजिट पोल पे जैसे जैसे मूव करते जाएंगे तो वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं या जो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं उसको फॉर्म करते हैं। So microtubule thus formed are called spindle fiber। तो जो माइक्रोट्यूब्यूल हैं उनको असल में हम क्या कहते हैं, स्पिंडल फाइबर। So complete set of spindle fiber is known as mitotic spindles। Complete set of spindle fiber is known as mitotic spindles। So by the time nuclear involved and nucleolus have degraded। इस फेज की एक और पहचान ये भी है कि इसके दौरान जो है न्यूक्लियर इन्वेल्प जो है वो डिग्रेड होना शुरू हो जाता है और जो न्यूक्लियोलस है वो भी डिसअपियर होना शुरू हो जाता है और स्पिंडल फाइबर जो है इनवेड द सेंट्रल स्पेस। जो स्पिंडल फाइबर हैं सेल की सेंट्रल स्पेस को इन्वेड कर लेते हैं। प्लांट में थोड़ा सा डिफरेंट है प्रोफेज जो कि आप इस स्लाइड्स में देख सकते हो। इस स्लाइड में आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा क्योंकि एनिमल जो अब तक मैंने बताया प्रोफेज के बारे में वो एनिमल्स के दौरान है, लेकिन प्लांट्स में भी सब कुछ होता है लेकिन विद अ स्लाइट डिफरेंस। पहला डिफरेंस प्लांट में क्या है कि प्लांट के अंदर एक लार्ज वैक्यूल मौजूद होता है और दूसरा डिफरेंस प्लांट में सेल में क्या है कि प्लांट सेल में एनिमल सेल की तरह सेंट्रियोल मौजूद नहीं होते। तो सेंट्रियोल प्लांट में मौजूद नहीं है तो वो स्पिंडल फाइबर जो है सेंट्रियोल से नहीं बना सकता। तो फिर प्लांट्स में स्पिंडल फाइबर कैसे बनते हैं वो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि हाईली vacuolated plant cell nucleus has to migrate to the center of the cell before prophase। तो सबसे पहले प्लांट में जो वैक्यूल है वो श्रिंक होता है और न्यूक्लियस उसका सेंटर में जाता है और फिर प्लांट्स में क्योंकि सेंट्रियोल मौजूद नहीं है तो स्पिंडल फाइबर उसमें खुद ब खुद बनते हैं। कैसे कि एग्रीगेशन ऑफ प्रोटीन जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद हैं वो एग्रीगेट कर जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं और वो बना देती हैं स्पिंडल फाइबर ऑन द सरफेस ऑफ द न्यूक्लियर इन्वेल्प ड्यूरिंग प्रोफेज। यहाँ पे बकायदा तौर पे न्यूक्लियस तो नहीं होता लेकिन जो सेंट्रल पोर्शन होता है उसमें जब न्यूक्लियस डिग्रेड हो रहा होता है तो उसकी सरफेस पे स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो जाते हैं। एक और टर्म मैं यहाँ पे इसी स्लाइड में आपको बताना चाहूंगा, एमटॉक। एमटॉक एक एब्रीवेशन है माइटोटिक माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर।
माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। तो जो सेंट्रियोल्स हैं इनको हम माइक्रोट्यूब्यूल या स्पिंडल फाइबर बनाने वाला सेंटर भी कहते हैं। और प्लांट में चूंकि सेंट्रियोल्स मौजूद नहीं होते तो वहां पे ट्यूबुलिन प्रोटीन खुद ही एग्रीगेट होके स्पिंडल फाइबर न्यूक्लियर इनवेलपे बना देती हैं। सो इट इज ऑल अबाउट प्रोफेज। द नेक्स्ट phase is anaphase। एनाफेज, ये फर्स्ट पॉइंट है एनाफेज का। एनाफेज में हम 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे, किनेटोकोर फाइबर, नॉन किनेटोकोर फाइबर एंड मेटाफेज प्लेट। तो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि किनेटोकोर फाइबर्स क्या हैं। आप यहाँ पे डायग्राम में गौर से अगर देखें, नीचे जो स्लाइड में मौजूद है, तो आप देख सकते हैं कि स्पिंडल फाइबर जो है किनेटोकोर प्रोटीन के साथ जुड़े हैं। तो जो स्पिंडल फाइबर किनेटोकोर प्रोटीन के साथ जुड़ते हैं उन फाइबर्स को हम क्या कहते हैं, किनेटोकोर फाइबर। और इसकी डेफिनेशन भी मैंने स्लाइड में लिखी है कि व्हेन स्पिंडल फाइबर ग्रो टू सफिशिएंट लेंथ, some fiber attached to kinetochore protein are known as kinetochore fiber। तो ऐसे स्पिंडल फाइबर या ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल जो किनेटोकोर प्रोटीन के साथ ज्वाइन होते हैं क्रोमोसोम की, उनको हम क्या कहते हैं, किनेटोकोर फाइबर। एंड टू किनेटोकोर फाइबर फ्रॉम ऑपोजिट पोल अटैच विद ईच क्रोमोसोम। आप देख सकते हैं एक पोल से एक फाइबर अटैच हुआ है किनेटोकोर प्रोटीन से और दूसरी साइड से दूसरा किनेटोकोर फाइबर जो है किनेटोकोर प्रोटीन से अटैच हुआ है। तो यानी एक क्रोमोसोम जो है डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, उसको दो ऑपोजिट साइड से दो किनेटोकोर फाइबर जो हैं ज्वाइन करते हैं ताकि वो उसको अलहदा कर सकें। Now the next is non-kinetochore fiber. Non-kinetochore fiber are the microtubule, those which do not attach with the kinetochore protein। ऐसे कुछ आप किनेटोकोर फाइबर के अलावा भी फाइबर्स देख सकते हैं, स्पिंडल फाइबर देख सकते हैं जो कि किनेटोकोर प्रोटीन के साथ ज्वाइन नहीं हुए बल्कि खुद ही एक्सटेंड और अलोंगेट हो गए। तो इनको हम, जो दूसरे फाइबर्स हैं जो कि किनेटोकोर प्रोटीन से नहीं जुड़े, इनको हम नॉन किनेटोकोर फाइबर कहते हैं। और तीसरा जो पॉइंट है मेटाफेज का, वो मेटाफेज प्लेट है। द थर्ड पॉइंट ऑफ मेटाफेज प्लेट इज मेटाफेज प्लेट। फर्स्ट वी डिस्कस किनेटोकोर फाइबर, सेकंड किनेटोकोर नॉन किनेटोकोर फाइबर एंड थर्ड इज मेटाफेज प्लेट। तो मेटाफेज प्लेट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेटाफेज प्लेट में क्या होता है कि जो सेल के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम अपने आप को सेंटर में, सेंट्रल इक्वेटर में अपने आप को अरेंज करते हैं और एक लाइन बना देते हैं सेंटर में अलाइनमेंट कर लेते हैं। तो क्रोमोसोम की जो सेंटर में अलाइनमेंट है, इस अलाइनमेंट को हम क्या कहते हैं, मेटाफेज प्लेट। So the chromosome arrange themselves along the equator of cell forming a metaphase plate। इस स्लाइड में आपको क्लियरली नजर आ सकता है डायग्राम में कि क्रोमोसोम ने, ऑल द क्रोमोसोम अरेंज देमसेल्फ इन अ सेंट्रल इक्वेटर लाइन, और इस सेंट्रल इक्वेटर लाइन को हम क्या बोलते हैं, मेटाफेज प्लेट। तो मेटाफेज में हमें 3 पॉइंट को डिस्कस करना जरूरी है, किनेटोकोर फाइबर, नॉन किनेटोकोर फाइबर एंड मेटाफेज प्लेट को। इज इट क्लियर? होपफुली आई विल गिव यू टाइम टू आस्क क्वेश्चन। Now the next phase is anaphase। anaphase, what is anaphase? इसको हम कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं, इस स्लाइड में आप देख सकते हैं। किनेटोकोर स्पिंडल फाइबर स्टार्ट टू पुल द ओरिजिनेटिंग सेंट्रोसोम। जो किनेटोकोर फाइबर जो कि क्रोमोसोम के साथ अटैच हैं, वो क्या करेंगे, आपस में वो छोटे होना शुरू हो जाते हैं। क्या करते हैं,
छोटे होना शुरू हो जाते हैं अपने अपने पोल की, तो वो इस छोटे होने की वजह से क्या करते हैं, पुल करते हैं क्रोमोसोम को और वो एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं, सिस्टर क्रोमाटिड एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं। स्पिंडल फाइबर की पुलिंग फोर्स की वजह से सिस्टर क्रोमाटिड जो है एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। तो ये एनाफेज का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि किनेटोकोर फाइबर स्टार्ट टू पुल टुवर्ड द ओरिजिनेटिंग सेंट्रोसोम एंड द पुलिंग फोर्स divide the chromosome sister chromatids and they separated. These sister chromatids are now sister chromatids. जो सिस्टर क्रोमाटिड्स अलहदा हो चुके हैं वो अब एक कंप्लीट क्रोमोसोम के तौर पे एक्ट करते हैं, उनमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन है क्रोमोसोम की, और दे आर पुल्ड अपार्ट टुवर्ड द रिस्पेक्टिव सेंट्रोसोम, और वो खींचे चले जाते हैं अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ। आधे जो है एक पोल की तरफ चले जाते हैं और आधे दूसरे पोल की तरफ, जो कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। द अदर स्पिंडल फाइबर जो कि नॉन किनेटोकोर फाइबर हैं वो भी elongate होते हैं, और एट द एंड ऑफ द एनाफेज cell has succeeded in separating identical copy of the chromosome into two group of opposite pole। तो यानी जब एनाफेज एंड होता है तो आधे क्रोमोसोम जो हैं सेल के एक हिस्से की तरफ आ जाते हैं, एक पोल की तरफ आ जाते हैं, और आधे क्रोमोसोम जो हैं दूसरे पोल की तरफ आ जाते हैं। So this is the anaphase. Now the next phase is telophase. Telophase is the reversal of the prophase. जैसे कि हमने प्रोफेज में पढ़ा था कि न्यूक्लियर इन्वेल्व डिग्रेड होता है, न्यूक्लियोलस डिग्रेड होता है, जो क्रोमोसोम है वो कंडेंस हो जाता है और सेंट्रियोल जो है मूव होते हैं अपार्ट और उनसे स्पिंडल फाइबर निकलते हैं। तो इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम रिवर्स कर देंगे तो ये हमारा क्या होगा, टीलोफेज। और इसमें आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियर इन्वेल्व बनेगा, नया एक इन्वेल्व बनेगा, न्यूक्लियस बकायदा दोबारा नजर आना शुरू हो जाएगा और न्यूक्लियोलस भी रीअपीयर हो जाएगा, और क्रोमोसोम जो है कंडेंस फॉर्म से अनकंडेंस फॉर्म में चले जाएंगे, ठीक है। और जो स्पिंडल फाइबर हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, वो भी रिड्यूस हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। सो दिस इज टीलोफेज। तो ये चार फेज जो हैं, टीलोफेज में एक और काम होता है, क्रोमोसोम अनफोल्ड बैक इनटू क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियर डिवीजन इज कंप्लीटेड। सो इस फेज पर हमारा न्यूक्लियस जो है कंप्लीटली डिवाइड हो चुका होता है। एक सेल का जो एक न्यूक्लियस था वो दो न्यूक्लियस में तब्दील हो चुका होता है, लेकिन अभी न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट हुई है, हमारी सेल डिवीजन कंप्लीट नहीं हुई। सेल डिवीजन कब कंप्लीट होगी, जब साइटोप्लाज्म भी आधा आधा जो है वो शिफ्ट हो जाएगा दोनों सेल्स में। सो नेक्स्ट phase is cytokinesis. What is cytokinesis? Cytokinesis is the division of cytoplasm. और जैसा कि मैंने बताया था कि साइटोकिनेसिस को हम दो हिस्सों में डिस्कस करेंगे, एक तो एनिमल्स में साइटोकिनेसिस कैसे होती है और जो प्लांट्स है उनमें साइटोकिनेसिस कैसी होती है। एनिमल्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन एनिमल सेल इट अकर बाय प्रोसेस नोन एज क्लीवेज। सिंपली क्लीवेज प्रोसेस के जरिए जो साइटोप्लाज्म है टू हाफ्स में डिवाइड हो जाता है। इसमें होता क्या, क्लीवेज टूटना होता है, सेल जो ग्रो कर चुका है उसके दरमियान में सेंटर में जो एक फरो है, एक फरो इन्वेजिनेट होती है, तो वो फरो जो है वो डेवलप होती है मेटाफेज प्लेट के को इस्तेमाल करते हुए। जहां पे मेटाफेज प्लेट सेंटर में जनरेट हुई थी वहां पे क्लीवेज फरो डेवलप होती है और ये फरो डीपन्स होती जाती है, अपने आप को डीप गहरा करती जाती है और इवेंचुअली जो सेल है एक दूसरे से अलहदा हो जाता है और एक सेल से दो सेल्स बन जाते हैं। ये प्लांट में साइटोकिनेसिस है। साइटोकिनेसिस इन प्लांट वो कैसे होता है कि उसमें स्लाइट डिफरेंस है। साइटोकिनेसिस इन प्लांट सेल अकर डिफरेंटली।
वेजिकल ड्राइव फ्रॉम द गोल्जी ऑपरेटर्स, इसमें एक वेजिकल ड्राइव होता है जो कि गोल्जी ऑपरेटर्स से निकलता है और ये मूव होता है मिडल ऑफ द सेल और ये फ्यूज हो जाता है मेम्ब्रेन के साथ, सेल की मेम्ब्रेन के साथ ये फ्यूज हो जाता है टू फॉर्म अ मेम्ब्रेन बाउंड डिस्क, ताकि ये एक डिस्क बना सके जिसको हम सेल प्लेट कहते हैं या फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। तो एनिमल में हमने सीखा है कि जो साइटोकिनेसिस हो रही है वो क्लीवेज फरो के साथ हो रही है, जबकि प्लांट्स में जो साइटोकिनेसिस हो रही है वो फ्रेगमोप्लास्ट के साथ हो रही है। और फ्रेगमोप्लास्ट या सेल प्लेट क्या है, ये एक मेम्ब्रेन बाउंड डिस्क है जो कि गोल्जी ऑपरेटर्स के से ड्राइव होती है और गोल्जी ऑपरेटर्स मूव करते हैं जब मिडल ऑफ द सेल में और ये फ्यूज हो जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के साथ, तो ये एक डिस्क प्लेट बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट। So the plate grow outward and more vesicle fuse with it. प्लेट जो है ग्रो करती है और इसके साथ मोर वेजिकल फ्यूज होते जाते हैं और फाइनली मेम्ब्रेन ऑफ सेल प्लेट फ्यूज विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इट कंटेंट जॉइन द पेरेंटल सेल। फाइनली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो प्लेट सेल प्लेट के साथ फ्यूज हो जाती है और पेरेंटल सेल के दरमियान एक वॉल बन जाती है और इसका रिजल्ट क्या होता है, एक सेल से दो सेल बन जाते हैं। तो इस तरह से प्लांट में भी साइटोकिनेसिस कंप्लीट होती है। इसके हवाले से मैं आपको एक एनिमेशन दिखाना चाह रहा हूं, तो आए हम एक एनिमेशन देखते हैं, उसके बाद हम आज का लेक्चर खत्म करेंगे। An adult human contains an estimated 100 trillion cells, and yet we start life as a single cell. To grow, develop, and repair tissue damage, we rely on cell division. In eukaryotic cells, this process is accomplished by a series of well-orchestrated steps called mitosis. Every day, our bodies must produce millions. An adult human contains an estimated 100 trillion cells, and yet we start life as a single cell. To grow, develop, and repair tissue damage, we rely on cell division. In eukaryotic cells, this process is accomplished by a series of well-orchestrated steps called mitosis. Every day, our bodies must produce millions of skin cells to replace those lost through normal activity. Each of these cells must have a complete complement of the genetic material. Prior to cell division, where the cell divides into two identical cells, the DNA needs to be replicated so that each daughter cell receives an exact copy. Following DNA replication, the chromosomes condense in the nucleus of the cell. DNA condenses by wrapping around cores of histone proteins, forming nucleosomes. This beads on a string structure is called chromatin. As a cell prepares to divide, chromatin coils up further, shortening and condensing the chromosome. The replicated chromosomes are called sister chromatids. The replication of DNA and the formation of sister chromatids is one part of the entire cell cycle. To prepare for cell division, the cell goes through interphase, which can be divided into three distinct phases. During G1 or GAP1 phase, all the organelles and cytoplasmic components, including the centrioles in animal cells, replicate. Then during S or synthesis phase, the DNA replicates. Finally, during G2 or GAP2 phase, all the enzymes needed to aid in the process of cell division are produced. Most eukaryotic cells spend a great deal of time in interphase and a very short period of time actually dividing, a process called mitosis. The cell is now ready to go through mitosis, which consists of prophase, metaphase, anaphase, and telophase. During prophase, the chromosomes condense and become visible, appearing as two sister chromatids held together at the centromere. The cytoskeleton disassembles as the spindle begins to form.
In animal cells, centrioles play an important role in the distribution of the chromosomes in the dividing cell. The centrioles migrate to opposite poles, establishing a bridge of microtubules called the spindle apparatus, and the nuclear envelope breaks down. Towards the end of prophase, chromosomes attach, by proteins in their centromeres called kinetochores, to microtubules from each pole, moving the chromosomes toward the equator of the cell. During metaphase, all chromosomes are aligned at the equator of the cell, called the metaphase plate. Anaphase begins with the degradation of proteins that hold sister chromatids together, freeing individual chromosomes. The free chromosomes are then pulled by their kinetochores to opposite poles. At telophase, a cleavage furrow forms in the center of the cell. This indentation is made from a constricting belt of actin filaments surrounding the inside of the cell's circumference. Chromosomes cluster at opposite poles and begin decondensing as the nuclear envelope reforms around them. The spindle apparatus disassembles as the microtubules are broken down into tubulin monomers that can be used to form the cytoskeleton of the daughter cells. In animal cells, cytokinesis completes cell division by extending the cleavage furrow to completely separate the newly formed daughter cells. Since plant cell walls cannot be constricted by actin fibers, vesicles form an expanding membrane partition called the cell plate. Like animal cells, plant cells use cytokinesis to finish the division of the contents of the cytoplasm between the two identical daughter cells. During the cell cycle, certain checkpoints are encountered to make sure the process is occurring accurately.